गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आर्थिक संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए या उनका किस प्रकार महत्व है। संसाधनों का संरक्षण अपन क्यों करते हैं, मानव के लिए किस प्रकार से उसका महत्व है कि उनके संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो अपन बात करते हैं आज संसाधनों के संरक्षण की। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मानव की आर्थिक क्रिया है, प्रकृति के सभी उपतंत्र, जीवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल में इस सीमा तक सम्मिलित है। यानी जो मानव का जो आर्थिक संसाधन है वो किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव से जुड़ा हुआ है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं स्थल मंडल की, अगर बात की जाए तो पृथ्वी धरातल का जितना भी जो धरातलीय भाग है। अगर जल मंडल की बात की जाए तो जितने भी महासागर, नदी, नाले, झीलें, ये सब भाग आते हैं। वायुमंडल, जैसे अपन बात करते हैं वायुमंडल में जितनी भी जो गैसें वगैरह हैं, यह जो आर्द्रता, तापमान, वर्षा, ये जो वायुवीय दशाएं हैं, ये सब, ये इन तीनों में कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मानव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का महत्व है या प्राकृतिक संसाधनों से मानव जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका संरक्षण करना आवश्यक है। जैसे अपन बात करते हैं, अगर अपन संरक्षण नहीं करेंगे तो ये भावी पीढ़ी के लिए ये जो संसाधन है, प्राकृतिक स्रोत, वो मुख्य रूप से उनके लिए बचेंगे नहीं। इसलिए संरक्षण करना आवश्यक है। और संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा कुछ जैसे सरकारी नीति इस प्रकार बनाई जाए कि जो ये संसाधन है जो भविष्य में दीर्घकालिक तक चले, यानी लंबे समय तक चले। अभी वर्तमान में इनका उपयोग कम से कम हो तथा इनके वैकल्पिक स्रोतों का मुख्य रूप से अगर अपन उपयोग किया जाए, जैसे कोयले से अपन ऊर्जा बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा, या अपन कैसे तापीय ऊर्जा। अगर ये जो विद्युत ऊर्जा अगर अपन जल से बनाए, सौर ऊर्जा से अपन विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा से जो विद्युत प्राप्त की जाती है। तो अगर अपन वैकल्पिक स्रोतों का अगर प्रयोग अधिक से अधिक करें, नए नए तरीके, नई नई टेक्नोलॉजी का अगर प्रयोग करें, तो इन संसाधनों का जो संरक्षण है उनका जो लक्ष्य लंबे समय तक रहेगा और ये जो संरक्षण है वो दीर्घकालिक अवस्थाओं में रहेगा। जैसे अपन बात करते हैं 2025 तक प्राकृतिक पदार्थों पर सामाजिक आवश्यकताएं और अधिक बढ़ जाएगी। यानी जो अभी वर्तमान में जैसे बात की जा रही है, तो 2025 तक जैसे विश्व स्तर की जो जनसंख्या है, जैसे भारत की जनसंख्या है, किसी भी देश की जनसंख्या है, तो वो प्राकृतिक संसाधनों पर इतनी अधिक निर्भर रहेगी कि इन संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। यानी संसाधन कम है और जनसंख्या अधिक है, तो इस प्रकार वो संतुलन है फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए संसाधनों का जो संरक्षण है मानव के लिए करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे अपन बात करते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश तत्व या खनिज ऊर्जा के स्रोत हैं। जो प्रकृति में जो अधिकांश जो तत्व पाए जाते हैं या ऊर्जा के जो स्रोत है, वो अधिकांश खनिज वो ऊर्जा के स्रोत है। जैसे अपन बात की जाए यूरेनियम, बेरिलियम, ये लिथियम, या जो परमाणविक स्रोत होते हैं, उनसे जो विस्फोटक सामग्री बनाई जाती है, अगर ये स्रोत खत्म हो जाएंगे तो इन स्रोतों का अपन पुनः नवीनीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि ये परंपरागत स्रोत है। इसलिए इन संसाधनों का जो संरक्षण है अभी से इनके लिए जो नीतियां बनानी चाहिए या इनके दीर्घकालिक प्रभाव को देखना चाहिए कि इनको कहाँ तक अपन सुरक्षित या संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जो खत्म होने वाले स्रोत होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, या यूरेनियम, आणविक खनिज वगैरह है, या जितने भी खनिज संसाधन है उनका, क्योंकि वर्तमान में कम से कम इसका प्रयोग करके वैकल्पिक स्रोतों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि ये संसाधन आगे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चल सके, उनका जो लक्ष्य है आगे से आगे बढ़ाया जा सके। फिर अपन बात करते हैं कि जो ऊर्जा के स्रोत है ये एक अनवीनीकरण स्रोत है जो तय सीमा में समाप्त हो जाएंगे। जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये फिक्स स्रोत है, सीमित स्रोत है, ये एक तय सीमा में ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह अनवीनीय प्रकार के स्रोत है। अनवीनीकरण, इनको अपन वापस पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते। यह प्रकृति के द्वारा संभव है, मानव के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए मानव को इन्हें बचाना एक चुनौती सा हो गया। मानव को अब जैसे ये स्रोत है, प्राकृतिक स्रोतों को, इनको बचाने के लिए मानव के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है और स्रोत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी इतना अधिक होता है।
उपभोगी भी इतना अधिक होता है कि इनका जो लक्ष्य रखा गया है, जो विश्व स्तर के सभी देश जो बड़े बड़े सम्मेलन करके, बड़े बड़े अधिवेशन करके, कभी जलवायु सम्मेलन करते हैं, कभी जलवायु समझौता करते हैं, कई अन्य समझौते करते हैं, उनमें यही बात मुख्य रूप से आती है कि इन समझौतों के द्वारा अपन प्राकृतिक संसाधनों के जो संरक्षण है या प्रदूषण है, इनको कम से कम किया जाए और वैकल्पिक स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। जैसे अपन बात करते हैं प्रकृति का संरक्षण, वे सामाजिक प्रयास है। प्रकृति का जो संरक्षण करना ये एक सामाजिक प्रयास है, प्रत्येक समाज द्वारा किया जा सकता है और उनमें समाज में जागरूकता अभियान फैलाकर इनको अपन संरक्षित कर सकते हैं। ये एक प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि संरक्षण को अपन को बचाना है, संसाधनों का कम से कम उपभोग करना। जैसे जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण शोषण, परिरक्षण तथा नवीनीकरण संभव। अगर हम इन प्राकृतिक संसाधनों को अगर अपन बचाए तो क्या होगा कि जो सामाजिक जो प्रक्रिया है, जो समाज से शुरू होती है, इनको बचाने की जो प्रक्रिया, जैसे अपन उनका क्या कर सकते हैं, इनका विवेकपूर्ण उपयोग करें। जैसे इनको जितना चाहिए उतना ही यूज करना चाहिए, ज़्यादा अत्यधिक यूज नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, या इनका रक्षण करना चाहिए, इनको सुरक्षित रखना चाहिए, खराब नहीं होने देना चाहिए। या अपन कह सकते हैं इनका प्रकृति का अधिक शोषण नहीं करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक कुछ लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से या व्यावसायिक रूप से इनका अधिक से अधिक विद्रोह करते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति को हास पहुंचाते हैं। तो फिर प्रकृति में जो संसाधन है वो लिमिट समय तक के लिए होंगे, फिर ये समाप्त हो जाएंगे और इनका नवीनीकरण भी संभव नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, वनस्पति, जल, जंतु। अब अपन बात करते हैं जैसे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे वन है। अब ये वन एक सीमित क्षेत्रफल पर भारत में वन है। जैसे अपन बात करें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 21% वन है, 21 पॉइंट समथिंग वन है। तो ये लगभग 1/5 भाग वन है, जबकि होने कितने चाहिए भारत में वन, वो 1/3 यानी 33% वन होने चाहिए, इतने वन कम है। तो ये प्रकृति में क्या है, एक प्रकार से असंतुलन है। इस असंतुलन से यहाँ की जलवायु है, यहाँ की जीव जंतु है, यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ जो वर्षा का मौसम जैसे वर्षा है, ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वनों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये असंतुलन है तो वर्षा भी कम हो रही है भारत में। ये सब प्रकार है जो जैसे मानव को स्वच्छ वायु जो पेड़ पौधों से मिलती है वो भी नहीं मिलती है, शुद्ध वायु श्वसन के लिए। तो ये जब असंतुलन रहेगा तो कई सारी समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। जैसे अपन कहेंगे मिट्टी, अगर मिट्टी का अधिक से अधिक अपन जैसे एक ही फसल को बोकर इनका अपन अनुपजाऊ बना सकते हैं मिट्टी को, क्योंकि अगर फसल सस्य चक्र नहीं अपनाएंगे या अवैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करेंगे तो जो मिट्टी है ये जल्दी ही या कम समय में अनुपजाऊ प्रकार की हो जाएगी, बंजर हो जाएगी और कृषि अयोग्य हो जाएगी, जिसका कोई काम नहीं। इसलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे जल है जो अपन कह सकते हैं जो जल पृथ्वी पर लगभग 70% भाग पर है, 71%, लेकिन वह खारा जल पीने योग्य नहीं है, काम लेने योग्य नहीं है। अगर इस जल का अगर अपन शुद्धिकरण करें तो इस पर बहुत ही ज़्यादा वित्तीय खर्चा आएगा, आर्थिक भार सबसे ज़्यादा आएगा समुद्र के जल को अगर शुद्धिकरण कर ले। इसलिए जल को बचाना अति आवश्यक है, कम से कम जल का प्रयोग करना चाहिए और भूमिगत जल या अपन वर्षा जल को एक स्रोत के रूप में बचाना चाहिए। जब भी वर्षा हो उसके पानी का अपन को संरक्षण करना चाहिए, नदी, तालाब, बावड़ी, नहरें, झीलें, इन सब में उनको इकट्ठा करना चाहिए ताकि अपने लिए काम, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए इनका उपयोग हो सके। जैसे अपन बात करते हैं जीव जंतुओं का। अब जैसे कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखते हैं, जैसे कुत्ता है, हिरण है, शेर है या गिद्दड़ है, बाज है। जैसे कोई मृत जानवर है, जैसे गाय भैंस मर जाए तो इनको खाने अगर वाला नहीं होगा, जीव जंतु नहीं होंगे तो प्रकृति में वायु प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। वर्षा जल के साथ में जब ये गंदगी आएगी
तो प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा। इसलिए जीव जंतुओं को भी बचाना अति आवश्यक है, ताकि ये पर्यावरण के जो प्रदूषणकारी स्रोत होते हैं उनको अपघटक के रूप में बदल देते हैं या उनको खा जाते हैं और प्रकृति को शुद्ध कर देते हैं, जैसे बाज वगैरह होते हैं जो पशुओं को खाने का काम करते हैं। और ये जीव जंतु है जो प्रकृति में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जुड़े हुए रहते हैं, एक खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य जाल के द्वारा, ताकि जो प्राकृतिक वातावरण है वो शुद्ध रहे। तो इसलिए इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए भी जो सरकार है या जो विश्व स्तर पर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे अपन एक बात करते हैं रेड डाटा बुक आती है, उस रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त जनजातियाँ होती है, प्रजातियाँ होती है, उनको रखा जाता है, उनके बारे में गहन अध्ययन किया जाता है, उनके संरक्षण के लिए कुछ योजना बनाई जाती है, सरकार द्वारा कुछ नीतियाँ बनाई जाती है और उनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र छोड़े जाते हैं ताकि वो वहाँ पर विचरण कर सके और उन प्रजातियों को बचाया जा सके। जैसे अपन बात करते हैं भारत की बाघ टाइगर परियोजना, यानी बाघ परियोजना, यानी बाघों को बचाने के लिए या शेरों को बचाने के लिए परियोजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा। जैसे एलिफेंट यानी हाथी के लिए अभियान, जो परियोजना हाथी को बचाने के लिए। तो इस प्रकार ये सभी जो परियोजना हैं जीव जंतुओं को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए चलाई जा रही, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक समय तक, दीर्घ अवधि तक ये बने रहेंगे वातावरण में। फिर अपन बात करते हैं खनिज संसाधन। जितने भी खनिज संसाधन आते हैं, जैसे अपन चूना पत्थर है, मार्बल है, रॉक फास्फेट है, नमक है, जिप्सम है, खड्डी है, ये जितने भी कोयला है, खनिज तेल है, अगर इनका अपन कम से कम उपयोग और वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कि जो ये संसाधन है विशेषतः भावी मानव पीढ़ी की संपन्नता और मानव के लाभ के लिए नियंत्रण व प्रबंधन के द्वारा इनके विनाश को परिरक्षण कर सकते हैं। इनको बचाने के लिए मानव को एक संसाधनों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, नियंत्रण व प्रबंधन करना चाहिए मुख्य रूप से, ताकि इनको क्या है बचाया जा सके। एक वैज्ञानिक हुए थे, भूगोलवेत्ता जिमरमैन, उनके अनुसार क्या कहा गया था, वह कोई भी कार्य संरक्षण है, वह कोई भी कार्य संरक्षण है, कौन सा, जिसके अंतर्गत लाभ प्राप्ति के दीर्घकालीन स्वीकृत उद्देश्य हो। यानी कोई भी, ये जो जिमरमैन भूगोलवेत्ता कहते हैं, वो कोई भी कार्य एक संरक्षण है जो मानव को लाभ पहुंचाता और उसके जो उद्देश्य है वो दीर्घकालिक बनाए हो। यानी उस जीसीबी के संसाधन को बचाने के लिए जो दीर्घकालिक उद्देश्य बनाए हैं, वो संरक्षण, वो जो कार्य है वही एक प्रकार से क्या है, संरक्षण है। वो क्या है, एक प्रकार से संरक्षण है। और ये उपभोग व समापन की वर्तमान दर को कम किया जा सकता है। यानी अगर इसके जो लाभ है, इसकी अपन स्वीकृति उद्देश्य या दीर्घकालिक उद्देश्य के योजना बनाए कि इतने उद्देश्य तक ये काम, ये प्राकृतिक संसाधन चलने चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, उनकी वर्तमान दर को अपन कम करेंगे और उनको अधिक से अधिक समय तक के लिए उपभोग करने के लिए बचाए रखेंगे। तो ये कहा था जिमरमैन ने। फिर अपन बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघ ने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण को बल दिया है और उन्होंने एक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक शब्द काम में लिया है, प्रकृति का संरक्षण करना। अब जितने भी ये अपन संसाधन है, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संघ ने एक इनको शब्द दिया है कि प्रकृति का संरक्षण। आप प्रकृति में पाए जाने वाले सभी का तत्वों का, घटकों का अगर संरक्षण करेंगे तो आपके प्राकृतिक संसाधन अधिक लंबे समय तक चलेंगे। फिर अपन बात करते हैं 1968 में पेरिस में एक समझौता हुआ था। जो समझौता क्या हुआ था, कई देशों का शामिल समझौता था। उनमें कहा गया कि जीव मंडल के संसाधनों का संरक्षण करना और विवेकपूर्ण उनका उपयोग करना तथा वैज्ञानिक आधार पर यह विशेषज्ञों का एक पहला अधिवेशन था जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए या अन्य संसाधनों को, प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेषज्ञों का, या अपन कह सकते हैं विश्व स्तर के विशेषज्ञों का एक प्रथम वैज्ञानिक अभ्यास था, प्रयास था कि अपन प्राकृतिक संसाधन को बचाना चाहिए। 1968 में पेरिस में हुआ था। फिर अपन बात करते हैं वातावरण प्रदूषण को रोकना, यानी जो वातावरण में जो प्रदूषण होना है उसको रोकना और जिससे मानव स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, जिससे अपन स्वस्थ, मानव का जो स्वास्थ्य है वो लाभदायक रह सके या उसकी रक्षा की जा सके। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जिससे संसाधन दीर्घकालिक रहे, यानी इस प्रकार से उनका उपयोग करना चाहिए विवेकपूर्ण तरीके से, ताकि वो संसाधन लंबे समय तक रहे।
और एक और कहा गया है कि निश्चित क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं को रोकना, यानी कहीं पर जैसे अधिक खनन हो रहा है तो उन निश्चित क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं को रोकना चाहिए, जहाँ पर प्रकृति को नुकसान पहुँच रहा है, जहाँ पर प्रकृति को हानि हो रही है, जहाँ का जो वातावरण का जो असंतुलन है वो बिगड़ रहा है संतुलन। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि संसाधनों का जो संरक्षण करना मानव के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानव को जीने के लिए वायु या जल की आवश्यकता हो। इसलिए संसाधनों का संरक्षण विवेकपूर्ण तरीके से नियंत्रण, प्रबंधन या अपन कह सकते हैं जो नवीनीकरण के स्रोत हैं उनके ऊपर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। और उनके लिए एक जो संसाधनों के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई उनका पालन करें, और संसाधनों को अधिक से अधिक लंबे समय तक रखने के लिए उनके लिए कुछ लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करें, ताकि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या उन उद्देश्यों से अपन उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और इसका महत्व मानव जीवन पर इस प्रकार से है। थैंक यू।